हेलो एवरीवन। सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ जो जेई मेन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स, आज 31 ऑफ अगस्त है, आ चुकी है, मतलब 12 बज चुका है। तो हार्डली 2 दिन है ना, 2 दिन, क्योंकि 2 ऑफ सितंबर से आपके पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये पर्पजली मैं उन स्टूडेंट्स के ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ जो मुझसे लगातार कनेक्टेड है और जिन्होंने मेरे से कोटा में पढ़े पढ़े थे, या तो 1 साल रिपीटर वाले बच्चे या फिर 2 साल जिन्होंने 11वीं 12वीं कोटा से किया है। ये जो मैं आपसे यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ, इसमें सबसे जो क्रूशियल पार्ट है जिसपे मैं आपसे बात करूंगा वो है कि लास्ट मोमेंट में अपन कौन कौन से फॉर्मूले मैथमेटिक्स के दिमाग में रख लें, है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने 18 अगस्त को भी आप लोगों से बात की थी और उसमें मैंने आखिरी के 10 दिन की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की थी। तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों ने बातचीत भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें ये प्लान एग्जीक्यूट करने में अच्छा फील हो रहा है। तो 19 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक में आपकी वो स्ट्रैटेजी फॉलो हो गई और फिर 29 और 30 को, जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी कि 2017, 2018 और 2019 के जो जेई के पेपर्स हैं वो आप लगा सकते थे। तो यहां पर इन 2 दिनों में आपने वो काम भी किए हैं, है ना। और इसमें मैंने 2020 के पेपर्स के लिए भी आप लोगों से बोला था जो जनवरी अटेम्प्ट के थे, ठीक है। तो अब आखिरी में अपन ये बात करने वाले हैं कि आज ये बात करने वाले हैं मेनली कि हम कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे हो सकते हैं जो हमारे दिमाग से स्लिप कर रहे हों लेकिन वो जरूरी हैं। अब लास्ट मोमेंट पे कई बार ये भी लगता है कि ये भी फॉर्मूला याद कर लो, ये भी याद कर लो, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं 2 मिनट जरूर बोलूंगा एक जनरल गाइडलाइन, चूंकि मेरी आदत है, टीचर हूं मैं, तो हमेशा आदत रही है, तो मैं अभी भी वीडियो के थ्रू भी ये बात बोलना जरूर चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि अगर कुछ बेसिक गाइडलाइन अगर मैं बात करूं, तो कुछ बच्चों के मन में अगर किसी भी प्रकार की डाउट आ रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन कम है, ज्यादा है, तो इसको आप मन से बिल्कुल निकाल दें। देखो, मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब आप अप्रैल अटेम्प्ट देते तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी जितनी प्रिपरेशन होती है ना, एक्चुअली अप्रैल में ये पेपर होना था, वो तो एक्सटेंड हो गया किसी वजह से, कोविड की वजह से। तो अगर आप अप्रैल में ये पेपर देते तो उस समय आपकी अगर एक्स प्रिपरेशन थी तो आज आपकी एक्स प्लस समथिंग प्रिपरेशन होगी। तो आपकी प्रिपरेशन खराब है ये कहना तो आप गलत सोच रहे हैं, है ना। आप हाँ ये कह सकते हैं कि जो आपका अप्रैल से अभी तक का जो टाइम पीरियड था उसमें हो सकता है आपने उतनी ज्यादा मेहनत ना की हो जितनी अप्रैल तक की थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी भी मेहनत की है, अप्रैल से तो आप आगे निकल गए हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग प्रकार की समस्याएं रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम को यूटिलाइज किया है, हाँ कुछ लोगों ने किया भी है और कुछ लोगों का समय कई वजहों से खराब भी हुआ है। तो ये एक मिला जुला इफेक्ट आपको मिलने वाला है, तो इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये बोलूंगा कि जैसे आपका जहां कहीं भी सेंटर हो, अगर वो घर के बिल्कुल नजदीक है तब तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल नजदीक का मतलब 30 किलोमीटर्स, है ना, 40 किलोमीटर्स। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है तो मेरा सजेशन है ये कि आप लगभग 24 घंटे पहले आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी में पहुंच जाएं। क्योंकि इसमें एक दो समस्याएं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तो अगर आप सेम डे पहुंचते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक एक्सर्शन रहता है ब्रेन के अंदर और वो आपको पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी थोड़ी सी एंजाइटी दे सकता है, थोड़ी सी टायर्डनेस दे सकता है। तो अगर आप एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो आप इससे भी बच जाएंगे। दूसरा, ये मैं सबको मेंशन करा रहा हूं इस समय कि कई बार ऐसे नाम होते हैं कॉलेजेस के जिसमें उसी नाम का एक स्कूल है, आगे स्कूल लिखा हुआ है और उसी नाम का एक कॉलेज लिखा हुआ है ना। तो कई बार हमारी आदत होती है हम वो नाम देख लेते हैं। सपोज मैं बात करूं तो सपोज जयपुर में कोई स्कूल है, अब मैं कोटा में हूं तो मैंने यहाँ पे फोन में बात कर ली कि हाँ जयपुर में मेरे कोई रिलेटिव हैं कि भाई ये कहाँ पर है, आपको पता है आपके घर से कितनी दूर है। उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल पास में है, आधे किलोमीटर है ना, हाफ एन आवर या 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, कुछ ऐसा। आपने एडमिट कार्ड पे जो नाम आपको बोलना था, सपोज वो कॉलेज था और आपने सिर्फ नाम कॉलेज भी बोला लेकिन उन्होंने सिर्फ उस नाम पे ध्यान दिया और उनके घर के पास में एक स्कूल था।
उसी नाम से, ऐसा होता है। तो यहाँ पर इस वजह से मैं बहुत इस बात को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में पिछले कुछ सालों में ऐसा मैंने देखा है कुछ बच्चों के साथ होते हुए। इनफैक्ट इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, तो वहां पर भी ये सिचुएशन एक बार क्रिएट हुई थी। तो एक तो ये मेरा कहना है। दूसरा ये कि अगर आप 24 घंटे पहले जब उस शहर में पहुंच जाते हैं, तो आप अपने पापा जी के साथ जाएंगे या बड़े भाई के साथ जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, तो आप उनको एक बार ये भी रिक्वेस्ट करें कि सपोज हमारा एग्जाम 3 तारीख को है फॉर एग्जाम्पल, तो अपन 2 तारीख को एक बार सेंटर विजिट जरूर कर लें। एडमिट कार्ड में जो सेंटर का नाम लिखा हुआ है उसको वहां मैच कर लें कि हाँ यही मेरा सेंटर है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सेंटर जाते समय, सेंटर के अंदर, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और एग्जाम खत्म होने के बाद आप पूरी प्रिकॉशन के साथ काम करें। मतलब अगर मैं बात करूं तो सैनिटाइजर है ना आपके पास होना चाहिए, जैसा कि आपके गाइडलाइंस में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और अननेसेसरली इधर उधर चीज़ों को टच ना करें तो बेहतर है जितना पॉसिबल हो। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी जब आपको ध्यान आ जाए आधे घंटे में, 45 मिनट में, तो एक बार आप हाथों को सैनिटाइज कर लें। तो ये एक छोटी सी प्रिकॉशन अगर आप लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से यू विल बी सेफ इनफ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कोविड जिससे हम बच नहीं सकते। कई बार हम अनजाने में गलतियां कर देते हैं, उस वजह से चीजें हो जाती हैं। आप सिंपली सैनिटाइजर रखिए। और बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ये इंश्योर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं लोगों को, लोग काम पे जा रहे हैं, अगर वो प्रिकॉशन ले रहे हैं तो दे आर सेफ इनफ, है ना। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। आगे एडवांस का एग्जाम भी हम बढ़िया से देने वाले हैं। दूसरा ये कि जो सेंटर में अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है या इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है, तो जो भी टाइम है उसमें आप आधे घंटे पहले या 40 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच जाएं। बहुत ज्यादा भी मत पहले पहुंच जाना कि अपन सवेरे 5 बजे से सेंटर पे पहुंच गए, है ना। कई बार होता है ना कि हम हमारे शहर से थोड़ा दूर है तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो 5 बजे ही पहुंच जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको 3 घंटे 4 घंटे में आप वहां पे बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लेजीनेस आ जाएगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको 15 मिनट तो उसको हटाने में लग जाएगा, है ना। तो एक मार्जिन लेके चले। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 9 बजे एग्जाम है, तो आप 8:30, है ना, 8:15 या मैक्सिमम, है ना, मतलब 8 बजे आप पहुंचे। उसके पहले पहुंचने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आज से ही अपने खाने पीने पे विशेष तौर पे ध्यान देना शुरू कर दें। मतलब मेरा समझ गए होगे कि कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं खाना है ना। सिंपल सादा भोजन करें, घर पे जो बनता है। वैसे भी बाहर का तो अपन खा ही नहीं रहे, उस पे भी जैसे घर पे मान लो मिठाई रखी हुई है, तो मिठाई ये नहीं है कि अपन ने रसगुल्ले खा लिए 4, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि मत खाओ, है ना। अभी जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। कहीं हमने जो है ना वो खोए की मिठाइयाँ होती हैं वो अपन ने ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ली, तो वो अभी हटाओ थोड़े समय के लिए। सिंपल खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी चावल, ठीक है। और ख़ास तौर पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, सपोज आपका 3 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 2 तारीख को आप लाइट भोजन करें, है ना, हल्का खाना खाएं। और सवेरे मान के चलो कि मेरा अगर 9 बजे से एग्जाम है ना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो अगर 9 बजे से एग्जाम है तो मेरा मानना है अगर आपको वहां 8 बजे पहुंचना है और अगर आप आसपास ही किसी जगह में ठहरे हुए हैं तो आप सवेरे 6 बजे के आसपास उठें, है ना, 6 बजे के आसपास उठें और 6 से 7 में आप रेडी हो लें, ठीक है। ब्रेकफास्ट करें, लाइट ब्रेकफास्ट करें, जैसे पोहा है ना, बहुत अच्छा एक लाइट ब्रेकफास्ट है ना। और या फिर आप बनाना रख के चल सकते हैं अपने साथ। तो मान लेते हैं कि अपन एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं तो अपन ने 1 बनाना, है ना, या 2 बनाना उस समय खा लिए, जिससे हमें वहां पे भूख भी नहीं लगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके के कुछ फ्रूट्स हल्के फुल्के, है ना, एप्पल आप ले सकते हो सवेरे। मतलब आप ये मान के चलें टारगेट अपना ये है कि हमें भूख ना लगे बस, है ना। इतना लिमिट में अपने को कंज्यूम करनी है चीजें। ये नहीं कि अपन ने बहुत सारा पोहा भी मिल गया तो उसको तो बिल्कुल खा लिया अच्छे से, है ना। तो 6 बजे मान लो उठोगे, 7 बजे तक रेडी हो जाओ, है ना। 7:30 पौने 8 तक आप आराम से रिलैक्स्ड मोड में
आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लोगे और आप है ना फिर आप सेंटर के लिए निकले, है ना, तो 8:15 के आसपास आप पहुंच जाए। अच्छा, इसमें मेरा एक सजेशन ये भी है इस दौर को देखते हुए कि मान लेते हैं हमारा 3 तारीख को एग्जाम है, तो आप 2 तारीख को शाम को, है ना, या लेट इवनिंग 8-9 बजे 10 बजे के आसपास आप या तो किसी कैब को या किसी ऑटो वाले को बुक कर लें, है ना, सवेरे के लिए, और जिस समय आपको निकलना है उससे उसे आधे घंटे पहले बुला लें। भले ही हमें थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, बट आधे घंटे पहले बुला लें। इसमें मैं ये बात भी मेंशन करता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि संभावना है कि आपने किसी ऑटो वाले को बोला हुआ है कि भैया 7 बजे आ जाना सवेरे, और वो नहीं आ रहे हैं, 7:15 हो गया, 7:30 हो गया, हो सकता है वो आए ही ना, है ना, कैब वाले ने बुकिंग कैंसिल कर दी, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो इससे अपने अंदर एंग्जाइटी क्रिएट मत करना, है ना। नहीं मिलेंगे तो ठीक है, अपने को तो फिर लेना है कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके, ठीक है। तो लेकिन सेफर साइड होने के लिए कि भाई अगर 7 बजे आपको कैब सामने घर के खाली दिखेगी या फिर ऑटो दिखेगा, तो आप एक रिलैक्स मोड में रहोगे कि हाँ ऑटो भी नहीं देखना है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली ये सारी बातें जो अपन कर रहे हैं ना, ये अपन कर रहे हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स्ड रखने के लिए, है ना। टेंशन नहीं रहनी चाहिए कोई। पता है, अगर अपना ब्रेन रिलैक्स्ड मोड में होता है तो हमारी परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाती है ना। तो हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स्ड मोड में रखना है। तो अभी से, कल से ही खाने पीने पे विशेष ध्यान दें और हम सादा खाना ही खाएं, ठीक है। दूसरा ये कि थोड़ा सा आप सोने के टाइमिंग पे ध्यान दें, है ना, कि अगर हम 10 बजे सो जाएं, और मुझे पता है आपको 10 बजे नींद नहीं आएगी, ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप 12 बजे या 1 बजे सोने वाले हैं तो 10 बजे दिक्कत होगी, बट ठीक है 10 बजे बेड पे आ जाओ, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूं कि थोड़ी बहुत नींद अगर कम भी रह गई तो उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। तो लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ये करो कि अभी 10 बजे सो जाए अपन और सवेरे 5 बजे उठ जाए, तो 7 घंटे की नींद भी हो गई। वैसे अगर आप 8 घंटे की नींद ले सकते हो तो वो दी बेस्ट है ना, 8 घंटे की नींद बढ़िया रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर कई बच्चों को ऐसा भी होता है कि 7 घंटे में भी बढ़िया पूरी हो रही है, तो ठीक है 7 घंटे ले लो, ठीक है, अपने वो बॉडी के हिसाब से। एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पर बोलूंगा, मतलब एक सजेशन के तौर पे, गाइडलाइन के तौर पे, कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं आपको इस बात को फिर बताऊंगा क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने खुद भी एग्जाम्स दिए हैं। आपको हो सकता है ऑटो में कोई एक दूसरा बच्चा मिल जाए और वो आपसे कोई सवाल जवाब करने लगे, यार तूने वो ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, या फिर ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये वाला क्वेश्चन करते थे, तुम्हें पता है, याद है क्या। ऐसी किसी भी बातों के बीच में ना पड़े, है ना। मान लो 2 बच्चे बात कर रहे हैं, वहां से कान हटा लो, कहीं दूसरी जगह देख लो, है ना, कहीं दूसरा दिमाग लगा लो, है ना। तो या फिर कोई आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, कहना यार अब छोड़ो, तो एग्जाम देते हैं, अब क्या पढ़ना, है ना, मतलब ऐसे हंसी मजाक में टाल दो, उसमें भी कुछ कहना नहीं है, सिंपल हंसी मजाक में टाल दो। मतलब इस तरीके के पढ़ाई से संबंधित किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे तो कई बार बच्चे जैसे मेरे से अभी पिछले 1-2 दिन में पूछ रहे हैं कि सर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या रखें। तो मेरा इस समय सजेशन ये है कि मैं किसी प्रकार की आपको इसमें कोई चेंजेस करने के लिए इस मोड पे नहीं कहूंगा। जिस प्रकार से आप ये करते आ रहे हैं अभी तक, पेपर आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो आपको मोस्ट प्रोडक्टिव लग रहा हो आप उससे पेपर को अटेम्प्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें और बाद में किसको करें। हाँ, एक बात मैं जरूर यहां मेंशन करना चाहूंगा कि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि एक पत्थर की लकीर हो गई, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको वहां अपना विवेक इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अभी बोला है तो आपने बिल्कुल इसको पत्थर की लकीर सोच के और एग्जामिनेशन हॉल में वैसा सोचे। मेरा ये कहना है इन जनरल, जो अभी पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि अगर 3 घंटे की बात करें तो आपको लगभग 1 घंटे का समय फिजिक्स के लिए देना है, और केमिस्ट्री में आप जितना समय बचा ले जाएंगे, मान लीजिए आपने 45 मिनट में खत्म कर दी, 40 मिनट में खत्म कर दी, तो वो एडिशनल टाइम आपको मैथमेटिक्स में देना है। अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूं या पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग आपको केमिस्ट्री में 45 मिनट, फिजिक्स में 1 घंटे और 1.25 घंटे मैथमेटिक्स को अगर देते हैं तो एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। लेकिन हो सकता है कभी केमिस्ट्री का पेपर ले लिया जाए और फिजिक्स में आपको 55 मिनट लग जाए और मैथ्स में 1 घंटे 5 मिनट में ही काम बन जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही विचार करनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियसली डिसीजन लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने सोचा, आपने बीच में करते करते
मुंडी उठाई और देखा कि अरे सब लोग लगे हुए हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से और मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हर प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। जो कुछ बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे जो ABCD, है ना, समझ रहे हो ना, बस कुछ भी, है ना, कुछ उसके लिए भी दिमाग लगा रहे होंगे, है ना, कि कितना यार ये अच्छा इसमें A लगा दें, अच्छा 3 A लगा चुका हूं तो अब चलो D लगा देता हूं, है ना। तो वो भी व्यस्त आपको नजर आएंगे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है आपको पता है ना। तो किसी भी प्रकार से इस अपने मन को विचलित होने से बचाना है। सबसे बड़ा हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि हम खुद को आइसोलेटेड रख पाए, अभी भी, है ना, लोगों से बातचीत करते समय, ऑटो के अंदर भी और फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी। यहां पे कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, ये भी मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि कोई आपके आगे बच्चा बैठा हुआ है ना, किसी वजह से आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई अगल बगल में बैठा हुआ है, किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, है ना। हमेशा वहां ट्राई करें, अगर वो आपको परेशान कर पा रहा है या किसी तरीके से कुछ भी आपको डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप इन्विजिलेटर को तुरंत बोलें। कई बार वो आपको थोड़ी बहुत इधर उधर जगह आगे पीछे कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है थोड़ा बहुत, है ना, बहुत तो नहीं। तो ये भी चीज। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है भाई, वो 3 घंटे हमारे डिसाइडिंग होने वाले हैं, ठीक है। आगे कौन बैठा है, अगल बगल कौन बैठा है, बाद में उसको देखा जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ एक बात मैं और ऐड करूंगा कि पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं, और हो सके तो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाएं। यहाँ रखी तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो पानी की बोतल आपको अंदर लेके जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, बट आप कैरी करके लेके जाइए। अगर वो रखवा लेते हैं बाहर तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर लेके जाते हैं तो अपन थोड़ा ज्यादा खुद को सेफ फील करेंगे। दूसरा ये भी, जैसे मैंने अपने टाइम पे दिया था, तो उस समय तो क्या था कि एक घड़ा मटका, है ना, आप समझते हो, वो रखा हुआ था सेंटर में, और वो काफी बाहर था, मतलब मेरे जहां पे मैं बैठा हुआ था वहां से मटके तक जाने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, और फिर 1.5 मिनट आने में 3 मिनट लग गए। 3 मिनट में तो क्वेश्चन निकल जाएंगे, है ना। तो कई बच्चे पानी पीने ही नहीं गए थे, तो इसलिए भी आप पानी की बोतल कैरी करके ले जाए। शायद इस माहौल में, कोविड के माहौल में, अगर वो नहीं भी अलाउ करते हो तो हो सकता है इस बार अलाउ कर रहे हो, बाकी आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ उससे भी समझ लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऐसा ना हो कि आखिरी मोमेंट पे अपने को पता चले यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और ये चीज मेरी मिस हो गई, है ना। तो उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अभी ही पढ़ लें, है ना। ये वीडियो खत्म होते ही पढ़ लेना और देख लेना चेकलिस्ट, मैंने ये कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक बेसिक गाइडलाइन। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपके साथ साल भर जुड़ा रहा हूं, कई बच्चों के साथ 2 साल जुड़ा रहा हूं। ये मेरी अंतिम समय है ना, जब मैं अपनी तरफ से जो समझता हूं वो आपके लिए कर सकता हूं। और जेईई मेन के बाद मेरा 50% काम समाप्त हो जाएगा। बस फिर थोड़ी देर आपको और मुझे बनाए रखना है ना, कॉन्फिडेंस, जेईई एडवांस, और उसके बाद मैं इस चीजों से मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो बैच है, ये जो कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई, इन सारी चीजों से कम से कम, हाँ, ठीक है। ठीक है, एक इसमें आखिरी पॉइंट मैं और बोल देता हूं कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो कई बार भगदड़ हो जाती है ना। कई बार अपन भी सोचते हैं हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो। अगर जब एग्जाम हो गया तब काहे की जल्दी है ना। तब अपन फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, अपने खुद को बचाते हुए और फिर आएंगे, है ना। तब तो हमारा एग्जाम वैसे ही खत्म हो गया है। फिर अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है, एक एक बात को ध्यान रखते हो और फिर घर आना है, ठीक है। तो अब मैं लास्ट में आपको यहाँ पे फॉर्मूले कुछ बता रहा हूं कि बहुत लिमिटेड फॉर्मूले। अब यहां पर मैं जरूर इस बात को बोलूंगा कि वो बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, है ना, और जो बच्चे पढ़े हैं, उन दोनों के लिए इस जगह मैं एक बात बोल देता हूं, क्योंकि कोई भी मिसगाइड ना हो जाए मेरी वजह से। तो जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो तो सुन लो सारी बातें, जो मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं वो ये फॉर्मूले तो आप नोट कर ही सकते हो कि भाई ये हमें जरूर याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि कई बार जो मैंने क्लास में बातें की हैं, तो कई चीजों के हमने फॉर्मूले नहीं याद रखे हैं, है ना, उसके हमने कंसेप्ट्स लेकिन बहुत सॉलिड कर रखे हैं। तो हम कंसेप्ट्स की वजह से उस प्रॉब्लम को नेल डाउन कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास, आपने वो फॉर्मूला भी याद नहीं किया और बाई चांस आपने उस कंसेप्ट को फॉर्मूले से ही पढ़ा था, तो फिर आपका वो प्रॉब्लम दिक्कत कर सकती है ना। तो जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं
वो उनके लिए ऑप्शन क्या है, ये फॉर्मूले तो वो नोट कर ही ले जो मैं बता रहा हूं, साथ में वो 18 अगस्त की रिकॉर्डिंग अगर देख चुके हैं तो बढ़िया, नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिए 18 अगस्त। और उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स को आप जैसे आपने पढ़ा है वैसे, आपको अगर लगता है कि कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है लेकिन आपको वो फॉर्मूला जरूरी लग रहा है तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उनके लिए तो मैं सीधे बोल रहा हूं कि बस ये लिमिटेड फॉर्मूले हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। ये मैंने वो फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे मैं आपको दो बातें करूंगा, एक तो फॉर्मूले सारे जो आप मिस कर सकते हो, दिमाग से आपके निकल सकते हैं, पहले मैं वो बोल देता हूं, फिर मैं सारे फॉर्मूले भी एक बार बोल दूंगा, है ना, जो जो रिक्वायर्ड है, शायद कोई आप मिस कर रहे हो वो ऐड कर लेना, ठीक है। और अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ वीडियो पॉज करके, जिससे समय ना व्यर्थ जाए, ठीक है। मैंने टारगेट किया था कि मैं 35 मिनट का वीडियो लगभग क्रिएट करने वाला हूं, अभी कितना टाइम हो गया है, आई थिंक ये 20 मिनट के आसपास हो रहे हैं, तो ठीक है, अगले 10-12 मिनट में अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला तो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, वैसे अपन ने इसकी बातें कर रखी हैं कि हम इसको बिना फॉर्मूले के लगाते हैं कि मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 z2, इसके डेरिवेशंस आपको सारे पता हैं, आप वहां से कर सकते हैं, या फिर आप मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए कॉपी पे और वो आप पन्ने पलट के देख लीजिए। ये फॉर्मूले कब काम आएंगे अपने को पता है, आखिरी दिन भी आप एक सिंपल सी इतनी सी पर्ची, है ना, एक पेज में आप उन फॉर्मूले को लिख लें जो आप भूल सकते हैं, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे भी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड फॉर्मूला है वो वाला NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है, शॉर्ट में समझ लो, फिर आप देख लेना कॉपी से, ठीक है। फिर फोर्थ फॉर्मूला है tan of A प्लस B प्लस C। अब देखो ये भी वो फॉर्मूले हैं जो आपको ऑलरेडी याद है, tan of A प्लस B प्लस C आपको पता है, ठीक है। फिर एक फिफ्थ फॉर्मूला है इन सेंटर का, इन सेंटर, है ना, इन सेंटर मैंने क्लास में ही बोला है कि इन सेंटर का फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। वैसे बिना इसके भी काम चलता है, अपन ने देखे हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है। फिर अगला फॉर्मूला है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये मैंने 18 अगस्त वाली सेशन के अंदर भी आपको बोला था। जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जब पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, होता है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h, है ना, तो वो वाला फॉर्मूला। फिर जैसे मान लो मैंने दो सर्किल ले लिए, ठीक है, इनकी कॉमन टेंजेंट्स बनाई, तो ट्रांसवर्स, है ना, और डायरेक्ट, इनकी लेंथ क्या होगी, है ना, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इनके फॉर्मूले देखेंगे, लिख लेंगे। फिर दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होती है ना, मैंने आपको नोट करवाई थी, r1² प्लस r2² इक्वल्स टू d², ठीक है, और उसको g1 g2 f1 f2 के टर्म्स में ही लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं पैराबोला की, तो पैराबोला में कुछ अपन ने ऐसी एक कंडीशन लिख रखी है कि मान लेते हैं ये हमारा एक पैराबोला है और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज ये पॉइंट T1 है, मतलब AT1² 2AT1 और ये पॉइंट AT2² 2AT2 है, तो T1 T2 में रिलेशन क्या होगा, तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा था ना, T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1, है ना, तो वो वाला पॉइंट, और एक इसमें T1 T2 इक्वल टू -1 फोकल कॉर्ड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन है और एक एलिप्स है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक एलिप्स पे टेंजेंट होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या होती है, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², ठीक है, और हाइपरबोला के लिए a² m² माइनस b², तो ये वाला एक फॉर्मूला। फिर सीरीज एक्सपेंशन, अगर लिमिट्स की बात करें तो इसमें आप कुछ भूल सकते हो सीरीज एक्सपेंशन, तो आप जो भी सीरीज एक्सपेंशन भूल सकते हो वो आप नोट कर लें, है ना। अब इसमें कौन कौन से सीरीज एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, वो मैं भी आपको 2 मिनट के बाद बताता हूं, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन लिख लो बस अभी। फिर एक आपने फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप से कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो fx क्या होगा, आपको याद है 4 वैरायटी के अपन ने फंक्शन की बात की थी, और एक फिफ्थ वैरायटी भी थी कि fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx इंटू f ऑफ 1/x एंड fx इज अ पॉलिनोमियल, तो अपन ने बात की थी कि fx क्या होगा, या तो x टू द पावर n प्लस 1 होगा या फिर माइनस ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 होगा, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, फंक्शनल इक्वेशन वाली बातचीत है, ठीक है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको जो भी बेसिक फॉर्मूले आपको लगते हैं वो आप नोट कर लें, ठीक है। इसमें भी मैं भी आपको डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं एक बार।
फिर 14 नंबर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जैसे वेक्टर 3D के अंदर दो लाइन होती हैं, अगर बात करें एसक्यू लाइन से, है ना, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो उनके भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, उसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर अगर मैं टेट्राहेड्रन पैरेललोपिपेड की बात करूं तो उसके वॉल्यूम्स जो अपन ने कैलकुलेट किए उसके फॉर्मूले, ठीक है, वो एक। और इसके बाद अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो एक मीन और एक वेरिएंस, आपको फॉर्मूला याद है, एनपी एनपीक्यू इस टाइप से कुछ, वो वाले फॉर्मूले, है ना, आप मिस कर सकते हैं। और फिर अगर मैं स्टैट्स में बात करूं वैसे तो अपन ने स्टैट्स में कोई फॉर्मूला मतलब बेसिक से ही किए हैं, फिर भी मैं कहूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, इनको अपन थोड़ा सा एक बार कर ले। तो ये कुल मिला के 18 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब इन 18 में मान लो आपको tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पता है, कोई उसमें स्लिप हो ही नहीं रहा दिमाग में, काट दो उसे, है ना, वो तो मैंने अपनी सोच से लिख दिया कि ये फॉर्मूले बच्चे मिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, पता है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं लिखने की, ठीक है। तो T1 T2 माइनस 1 सबको पता होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने बात कर ली। अब मैं इसके बाद आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, 5 मिनट का समय लेके डिटेल में बता देता हूं कि इन्हीं फॉर्मूलों में, इन फॉर्मूलों के अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बाकी के फॉर्मूले अभी क्यों नहीं बताए, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब मैं यहां पर ना ऑलमोस्ट आपको वो सारे फॉर्मूले यहां पे बताने जा रहा हूं अब जो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर यूज हो सकते हैं, है ना। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अब मैं अगले 5 मिनट में आपको वो सारे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के अंदर यूज हो सकते हैं। मतलब आप इसको ये भी मान सकते हो कि अगर आपके दिमाग में कोई एक ऐसा फॉर्मूला आ रहा है कि यार ये मुझे याद नहीं है, वो आपको अननेसेसरली टेंशन दे रहा है, और वो फॉर्मूला मैं नहीं बोल रहा हूं, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, है ना, कि वो फॉर्मूला ही नहीं है, ये मान लो। तो बस ये मैं आपको एक तरीके से फाइनल फॉर्मूले बता रहा हूं, इनके अलावा आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना, मतलब आप ये मान के चले, ठीक है। तो कोई और फॉर्मूला आता है, कोई बच्चा बोलता है कि यार तुम्हें वो वाला फॉर्मूला याद है, तो आपने सोचा ये तो था ही नहीं उसमें, तो ठीक है ना, उसको कुछ मत बोलो याद है नहीं याद है, कहते नहीं यार मुझे नहीं याद है ना कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बातें भी, कि एपीजीपी में टीएन और एसएन के फॉर्मूले, है ना, एन टर्म सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखो ये तो सबको पता है, ये भी मैंने लिखा हुआ है ना। फिर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है, ये पता होना चाहिए अपने को। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एएच होता है, ठीक है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इनटू एचएम, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, ध्यान रखना। फिर सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। हो गई बस सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म। सोचो इतने से फॉर्मूले, इसमें सारे फॉर्मूले मैंने बोल दिए जो रिक्वायर्ड होंगे। अब कोई एजीपी के सम का फॉर्मूला याद कर रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, कोई मतलब ही नहीं है ना, आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। अब मैं यहां पर फिर एक बात बोलूंगा कि वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं और उन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, तो वो बिल्कुल 100% इस पे मत आना, वो 18 अगस्त का वीडियो देख लें एक बार, और अगर देख चुके हो तो बढ़िया है, और उसमें जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आपने जैसे भी पढ़ा है आप उसको वैसे प्रिपेयर करें, है ना। लास्ट मोमेंट पे अपनी जो पढ़ने के तरीके हैं वो भी नहीं बदलने चाहिए, जो अपन कर रहे थे, मेहनत की हमने साल भर 2 साल, वो अपन वैसे ही का वैसे रखेंगे, बदलेंगे नहीं। फिर मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात करता हूं, तो देखो एक तो आपका मैट्रिक्स मेथड में वो होता है ए इनवर्स निकालना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर क्रैमर्स रूल में, है ना, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, फिर डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2, यहां से जो अपन निकालते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये देखो, ये मैंने अभी आपको पीछे भी बोला था। तो अब मैंने कौन कौन से फॉर्मूले नहीं बोले, समझ में आया। मैंने आपसे एपीजीपी का एन टर्म, है ना, एसएन का बात नहीं की, पहले जो मैंने बोला था एएमजीएम एचएम के रिलेशन की बात नहीं की, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन की बात नहीं की, क्यों, क्योंकि ये सबको याद होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पूरे सारे फॉर्मूले बोल रहा हूं कि मान लो इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो भाई वो भी नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्वाड्रेटिक की अगर बात करूं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, इसको मैंने लिखा है, ठीक है। फिर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, हायर डिग्री इक्वेशंस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालने के जो फॉर्मूले, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं बात करूं तो आपको मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये सब तो डेफिनेशन वाली बातें हैं, कंसेप्ट वाली बातें हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको पहले भी वहां बोली, ठीक है। मतलब जो मैं अब बोल रहा हूं ना वो पहले वाले का सुपर सेट बोल रहा हूं, आप ये सोच सकते हो, है ना।
अच्छा, फिर पीएनसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट ध्यान रखना भाई, बाई 2 होता है, ठीक है। और एनसीआर -1 प्लस एनसीआर इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर, तो मैंने वहां भी बोला था। फिर एनसीआर इज इक्वल टू, आपको ध्यान है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है। और एक इसमें और निकल के आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो एनसीआर इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सीआर माइनस 1, ठीक है। तो वो फिर बाइनोमियल का एन इंडेक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। फिर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारी आइडेंटिटीज, है ना, 3 आइडेंटिटीज है, वो अपने को ध्यान होनी चाहिए। फिर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, मतलब मैंने हर वो फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे जो आपको जरूरत हो सकती है। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि इसके बियॉन्ड अगर कोई फॉर्मूला है और आपको याद नहीं है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। फिर साइन ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें कॉस 10 वाले भी आ गए। फिर साइन 2a कॉस 2a tan 2a, फिर 3a के फॉर्मूले हो गए। फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी वाले सारे हो गए। फिर tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाले हो गए, ठीक है। फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये 3 हो गए। और फिर वो स्क्वायर वाले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, उसमें जनरल सॉल्यूशन जो होता है। अच्छा, फिर मैंने यहीं पे ये भी नोट कर दिया है, जैसे साइन रूल, क्योंकि एसओटी का तो क्वेश्चन आता नहीं है, जेईई मेन में सिलेबस में नहीं है, बट बेसिक चीजें कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी, कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। साइन रूल सबको पता है, कोसाइन रूल सबको पता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो देख लेना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, या फिर हीरोज फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6th-7th स्टैंडर्ड से। फिर आइए स्ट्रेट लाइन पे, है ना, 2D स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में देखो कौन कौन से फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब मैंने हर वो फॉर्मूला नोट किया है जो यूज हो सकता है ना, जिससे आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई इसके अलावा कोई समस्या वाली बात नहीं है अगर याद नहीं है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल या पॉलीगन बोल दो, फिर सेंट्रॉइड, है ना, इन सेंटर जो मैंने आपको पहले बोल दिया। अब आप खुद सोच के देखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, ये तो सबको पता होता है, सबको याद रहता है। तो मैंने वहां पे क्या बोला था, सिर्फ इन सेंटर। तो वहां पे जो मैंने पहले आपको 18 पॉइंट्स दिखवाए थे ना, वहां पे वो फॉर्मूले थे केवल जहां पे एक संदेह हो सकता है ना, कि शायद हमें ये याद ना हो। अब तो मैं सारे ही बोल रहा हूं, सारे फॉर्मूले जो भी यूज में आ सकते हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, फिर एंगल बिटवीन लाइंस, है ना, सिंपल सी बात है। फिर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, m1 m2 इक्वल्स टू -1। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की बात हो गई, है ना, पैरेलल लाइंस। अच्छा, फिर अगर मैं पेयर ऑफ लाइन में बात करूं तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो मैंने अभी पहले भी बोला था, ठीक है। अच्छा, सर्कल में बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1 जो होती थी, आउटसाइड पॉइंट से अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, और कॉमन टेंजेंट की लेंथ, वो अलग अलग बातें हो गई दोनों। फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, रिप्लेसमेंट थ्योरी, x² को x(x1), वो वाला कंसेप्ट। और अपन इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर सर्कल के एक पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट लगता है, x² को x(x1) से, रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। और कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, वो मैंने अभी पहले भी बोल दिया, r1² + r2² इक्वल टू d²। अच्छा, फिर अगर मैं कोनिक पे बात करूं तो भाई कोनिक को मैंने 18 अगस्त वाले सेशन के अंदर भी ये बातें बोली थी, मैंने अभी भी बोल रहा हूं, आपको सिर्फ T1 T2 इक्वल्स टू -1 पैराबोला के लिए बात करनी है। T2 बराबर -T1 -2/T1, ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, पैराबोला की बात है। फिर इसके बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E² = 1 - b² और 1 + b²/a², एलिप्स और हाइपरबोला की बात हो गई। फिर लेटस रेक्टम की लेंथ 2b²/a पता होनी चाहिए, और C² = a² m² + b² या -b², है ना, एक लाइन एक एलिप्स पे टेंजेंट होगी तो उसकी कंडीशन, ठीक है। अब आप देखो कितनी जरा सी चीजें, है ना, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब आप ये मान लो वी आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना, फोड़ के आएंगे, 100% गारंटी है इसकी। अच्छा, फिर अगर मैं फंक्शन ITF में बात करूं तो ये पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना, बहुत भारी संभावना है कि आपका मिसिंग हुई। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना, जैसे एक फंक्शन ये दिया है, एक फंक्शन ये दिया है, तो कितने एक सेट A दिया है, एक सेट B दिया है, तो A to B कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। इसमें आपको एक सजेशन देता हूं कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चन खुद से कर लेना। जैसे मान लो एक सेट आपके पास ये A है और एक सेट ये B है, मान लो इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 6 एलिमेंट। अब आपसे कहता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताओ, तो आप सिंपल PNC लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ 4 एलिमेंट कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, या यहाँ 4 यहाँ 3 कर दिए, ऐसे 2-4 केसेस देके कर लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पे थोड़ा काम कर लेना। फिर ITF की अगर मैं बात करूं तो इसकी आइडेंटिटीज, जिसमें साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, है ना, ये वाली 3 आइडेंटिटीज, ठीक है।
फिर अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो dy बाई डी एक्स एक बस पॉइंट है जो आप हो सकता है आप भूल रहे हो कि ऐसा कुछ अपन ने क्लास के अंदर बात की थी कि माइनस ऑफ रो एफ बाई रो एक्स अपॉन रो एफ बाई रो वाई, ऐसा कुछ याद है क्या? है ना, ये अपन ने डिफरेंशिएशन की बात की थी इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो आप इसमें कॉपी को एक बार पलट के देख लें अगर आपको ये मिसिंग है तो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर तीन फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, है ना, तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया बाकी दो कॉपी, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट किया बाकी दो कॉपी, प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट किया फर्स्ट सेकंड कॉपी, है ना। अच्छा, फिर अगर मैं एलसीडी में बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, एक्सपेंशंस में कौन कौन से जरूरी हैं, है ना, उनको सुन लो अब यहाँ पे। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, साइन एक्स का पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मुझे साइन एक्स का एक्सपेंशन याद नहीं होता था अपने टाइम पे, तो मैंने क्या किया था, मैंने तो टेलर सीरीज से काम चलाया था। टेलर सीरीज आपको भी मैंने क्लास के अंदर पढ़ाई हुई है, तो या तो आप वहां से काम चला लो, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे और बोल देता हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन भी पेपर में जो लिखे हुए वो बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐसी चीज हो जो यूज्ड टू ना हो, कुछ इस बार कोई एक नया पॉइंट वो ऐड कर दें, तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना। और यहीं पे मैं इस बात को मेंशन करूंगा कि जैसे मान लो टेलर सीरीज है, अपन ने वो ध्यान कर ली, ठीक है। अब जब अपन जाके बैठ जाते हैं तो आपको रफ पेपर भी मिल जाते हैं और आपके पास फ्री टाइम भी होता है, आप वहां एक बढ़िया काम यूटिलाइज कर सकते हो कि आपको टेलर सीरीज याद है, टेलर सीरीज आपने लिखी, फिर कुछ बेसिक से एक्सपेंशंस वहीं हाथों हाथ निकाल लिए उस फ्री टाइम में, क्योंकि अपन का पहले से जाके बैठ जाते हैं, पेपर भी मिल जाते हैं, 5-10 मिनट फ्री है, अपन ये काम कर सकते हैं। तो अगर ये भी अपना मिसिंग है, मान लो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है थोड़ा सा भूल रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई फॉर्मूले ही हैं, 3-4 फॉर्मूले, मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जा रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये 3-4 फॉर्मूले फाइनली ऐसे हैं जो अटक सकते हैं, लिख लो यार पहले, है ना, फ्री टाइम में आराम आराम से लिख लो। और उस पेपर को एक अलग कर दो कि जब मान लो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया उन फॉर्मूलों से रिलेटेड, उस समय आप उस पेपर को देख लो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो यार, देखो सब करना पड़ता है ना, सारे तरीके से दिमाग लगाना होता है। अच्छा, तो e की पावर x साइन x cos x, फिर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, बस इसके अलावा कोई अगला एक्सपेंशन यूज में नहीं आएगा। LH रूल भी अपन धड़ल्ले से लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने वो आपको बता ही दिया कि फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, 4 वेराइटी, फिर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स, है ना, ये ठीक है। अच्छा, फिर एओडी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मोमेंट पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि एनसीईआरटी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, आपने देखे होंगे, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, उसको अपन ने साइड से कट करके एक ओपन बॉक्स बना दिया, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो 10-12 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के सिर्फ लगा लो, है ना। बिलीव मी, एनसीईआरटी से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक का, है ना, अगर आता है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप एक बार उसे लगा सकते हो फ्री मूड में बैठ के, ठीक है। अच्छा, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं तो मैं सारे फॉर्मूले आपसे बोल रहा हूं जो आपको पता है, अगर तो टेंशन की जरूरत नहीं है इनडेफिनेट में। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जो अपनी इंस्टीट्यूट की शीट थी, जो आपको कोटा में मिली थी शीट, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जहां स्टार्ट हुआ था ना, उसमें 2 पेजेस के बाद ही कई सारे फॉर्मूले लाइन से लिखे हुए थे, कई सारे, अगर मुझे सही याद है शायद 25-30 फॉर्मूले थे। फ्री टाइम में उसे क्या है, सारे फॉर्मूलों को एक बार डेराइव कर लो, अपन ने डेराइव किए थे आपको पता है, ठीक है। कभी भी जब भी ऐसे हो रहा थक गए हो तो उनको डेराइव कर लो, वो सारे फॉर्मूले ध्यान, अगर आपने डेरिवेशन कर लिया उन सारे फॉर्मूलों का, बिलीव मी आपका बहुत भारी संभावना है कि आप इंडेफिनेट को कर लोगे आराम से, क्योंकि आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन किस वगैरह से करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ x की पावर n का 1/x का, है ना, मतलब सब लिखे, मैंने छोटे छोटा भी लिखने की कोशिश की, e की पावर x का, है ना, a टू दी पावर x साइन x cos x, ठीक है। देखो 10x का नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 10x तो अपन sin x अपॉन cos x करके cos को सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे तुरंत, है ना, cot को भी अपन ऐसे ही कर देंगे, तो उसका क्यों फॉर्मूला याद करें, ठीक है। फिर sec x, ठीक है, cosec x, इसमें मैनिपुलेशन है, ध्यान होना चाहिए आपको। फिर sec x tan x, है ना, cosec x cot x, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, फिर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सारे स्टैंडर्ड हो गए सेकंड इनवर्स वगैरह। फिर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे मैं एक बात मेंशन करा देता हूं आपको, sec क्यूब x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसे एक बार करके देख लेना, अपनी कॉपी में भी होगा, sec क्यूब थीटा, है ना, ये कहीं पे भी बीच में आ सकता है और आपको फंसा सकता है ना, sec क्यूब थीटा, नोट कर लो अभी, ठीक है। तो फिर 1/√a को माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला ही है।
फिर 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इनको ना नोट कर लेना जरूर, है ना, जो जो मैं बोल रहा हूं ना, जिससे क्या है ना, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि सर ने ये बोला है और ये तो मेरे रेडी है, मतलब बस खत्म बात हो गई, है ना। फिर अपने को सब मास्टर है अपन, ठीक है। फिर इसके बाद वो वाले होते थे ना एल्जेब्रिक इंटीग्रल, इस टाइप के 1/√, लीनियर या 1/लीनियर लीनियर, इफ यू रिमेंबर इस टाइप की बातें थी अपनी। 1/ax प्लस बी √cx प्लस डी, है ना, और फिर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एल्जेब्रिक इंटीग्रल अपन ने 3-4 वैरायटी की बात की थी, है ना, उनको एक बार सब्स्टिट्यूशन उनके याद कर लो। जैसे इसमें था cx प्लस डी को टी स्क्वायर लेते थे, फिर एक अगर आपको ध्यान हो ऐसा था 1/ax स्क्वायर प्लस बी और cx स्क्वायर प्लस डी, तो x को 1/t लेते थे और 2 बार सब्स्टिट्यूशन में काम बनता था आपका, ठीक है। तो इनको ध्यान से देख लें। और फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और बड़ा इजी भी है, आपको मैंने याद उस समय भी बोला था करने के लिए जब अपनी क्लासेस चलती थी, ये है ना। तो e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा e⁻x इंटू fx, ठीक है, इसका रिजल्ट। तो ये ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात अगर करूं तो इसमें सिर्फ एक अपनी जो ब्रह्मास्त्र जिसको अपन बोला करते थे वो वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी ही। और एवरेज वैल्यू की संभावना वैसे बहुत कम है, फिर भी अगर मान लो किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है 2 to 4 में, a to b में, तो वो अपन किस तरीके से निकाल लें एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स में भी यूज हो सकती है बाई चांस। फिर अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ध्यान होना चाहिए कि e⁻ इंटीग्रल pdx होता है, e⁻ इंटीग्रल pdx, है ना। dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q में आप ये काम करते हैं, और इसमें उल्टा भी आ सकता है, dx/dy का भी कंसेप्ट बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर वेक्टर 3D में अगर मैं बात करूं तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल बातें, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, हाँ वीटीपी हो सकता है, वैसे कोई भूलेगा नहीं फिर भी कि a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c लिखा है, तो वो क्या होता है ना, a.c वेक्टर b माइनस a.b वेक्टर c, ये ध्यान रहे अपने को, है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पैरेललोपिपेड, वो मैंने पहले भी लिखवाया था क्योंकि हो सकता है आप वो भूल जाए। फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये सिंपल बात है। फिर अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी में, तो मैंने वो पहली बात बता दिया आपको, एनपी और एनपीक्यू वाली कंसेप्ट, है ना, मीन वगैरह। अगर मैं सेट थ्योरी की बात करूं तो सेट थ्योरी में सिर्फ एक फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना, ये वाला फॉर्मूला। वैसे अपने को इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको पता है ना, अपन ने सिंपल वेन डायग्राम बना के ही किया है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर रिलेशन की बात करें तो कोई फॉर्मूले की उसमें कोई जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना। रीजनिंग के अंदर मैं आपको फिर बोलूंगा, रीजनिंग आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए रीजनिंग का तो आप इसमें खुश हो जाना, और इसमें अपन सिर्फ क्या करें कि एंड, है ना, एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल में क्या होता है, और में क्या होता है, इफ देन में क्या होता है, और डबल इंप्लाइज में क्या होता है, उसके लॉजिक्स के साथ अपन ध्यान रखें, ठीक है। बस इतना कर लो। अभी ये देखो लगभग 42 मिनट का हो गया, थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो गया, है ना, तो 45 का हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप सिर्फ इतना कर लो कि अपन जितने मैंने ये बताए फॉर्मूले, इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जैसे मान लो आपके फाइनली, है ना, 10 फॉर्मूले ऐसे जनरेट हो गए या 8 फॉर्मूले ऐसे जनरेट हो गए जो यार थोड़े स्लिप हो सकते हैं। तो मान लो अपना किसी दूसरे शहर के अंदर एग्जामिनेशन है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स की ना एक पर्ची लेके जाएंगे, एक पर्ची, और कुछ भी नहीं करेंगे, एक पर्ची लेके जाएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जेब में डाली, कहीं भी है ना, जैसे भी जा रहे हैं बीच में निकाल के पढ़ ली, ठीक है। तो काफी अपन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएंगे। अंत में भी अपने को पता होगा भाई ये 8 फॉर्मूले हैं, या हो सकता है अंत तक आपको ऐसा हो जाएगा 3 फॉर्मूले हैं बस, है ना, ये चक्कर कर रहे हैं। तो फिर वही जाने के बाद सबसे पहले वहां एक रफ पेपर में जो आपको मिल जाएगा उसमें लिख लो भाई, ठीक है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक वो फॉर्मूले ले सकते हैं, उसके बाद वहां से अंदर जाके तुरंत लिख लेंगे अपन, है ना, टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है बस। और अंत में अब जैसे आज आपकी 31 तारीख है ना, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम 4 तारीख को होता है, मान लो इस टाइप का है, तो इस समय आप जो एनटीए के पेपर्स उपलब्ध हैं, जैसा कि मैंने आपको 18 अगस्त को बोला था, तो आई होप आप लोग वो कर चुके होंगे, 17, 18, 19 के पेपर लगा चुके होंगे। और अगर आपने 2020 के अभी जनवरी अटेम्प्ट के पेपर नहीं लगाए तो आप वो ट्राई कर सकते हो, या तो, है ना। मैंने जनवरी की देखो आपको एनालिसिस भी एक करके दी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि 228 नंबर आप 300 में 76% नंबर किस तरीके से ला सकते हैं
अगर मैथमेटिक्स का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लें तो मतलब 76% मैथमेटिक्स में, जो आपको 25 में से 19 क्वेश्चन आसान नजर आ रहे थे, है ना, जिसमें 20वां क्वेश्चन अपन ने वेरिएंस वाला छोड़ा था, वो भी आपको इसमें यूट्यूब पे भी इसमें पड़ा हुआ है एनालिसिस, ठीक है। तो यार ये मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है ना, उसमें भयंकर आपको इजी प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। 15 क्वेश्चन तो सच में इजी मिलेंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, वो इजी प्रॉब्लम्स सर्च करने हैं। मान लो शुरू का पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया और तीनों नहीं बने, कोई टेंशन नहीं है, ये लिख लो, अभी लिख लो। ये तो रिकॉर्डेड बात है कि जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, 25 में 15 तो एकदम आसान होंगे। जबकि मैं और ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन खुद को सेफर साइड रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मेरी बात लिख लो, तो इसलिए कह रहा हूं मैं 15 क्वेश्चन तो पक्का आसान होंगे। तो हो सकता है किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए कि शुरू का 1 से लेकर 10 नंबर तक के सारे क्वेश्चन उसको डिफिकल्ट लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है 15 क्वेश्चन एक जगह लास्ट में 11 से 25 में हो, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हमें सिर्फ इससे डील करना है, एक बिल्कुल मानस बना के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में कि 15 क्वेश्चन तो आसान हैं, आएंगे ही 100%। तो अगर आप लिख लो कि अगर शुरू के 10 क्वेश्चन आपने बनाए ना, शुरू के 10 और 10 में 10 आपको इजी नहीं लग रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात पे तब भी हम माइंड को कूल रखेंगे कि आगे के 15 क्वेश्चन पक्का इजी होंगे। और अगर मान लो आपको 10 में ही कुछ इजी मिल गया, हो सकता है आपको 5वां क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 आपसे लाइन से बनने लगे, ठीक है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को तब तक नहीं गिरने देना है जब तक कि आप मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप 11 क्वेश्चन ना लगा लें कम से कम, और 11 क्वेश्चन के बाद भी आपको कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तब आप क्या सोचना, यार सर ने जो बात बताई थी वो तो यहां सेट नहीं हो रही, उस समय आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो फिर भी मैं मान लूंगा, लेकिन शुरू के 10 क्वेश्चन अगर आपने लगाए और 10 के 10 क्वेश्चन आपको इजी नहीं लग रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगले 15 क्वेश्चन लाइन से इजी मिलेंगे, है ना। अब इसमें रैंडम भी मत करने लगना कि अपन ने शुरू के 2 क्वेश्चन लगाए फिर नहीं बने, आखिरी के 2 लगाए। हो सकता है शुरू के 2 डिफिकल्ट हो, आखिरी के 2 डिफिकल्ट हो। मतलब समझ गए ना मेरी बात, कि आपको एक पीएनसी लगानी है पूरी अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते समय, और अपने आप को लास्ट तक लड़ाई करनी है, जबरदस्त लड़ाई करनी है। ये मान के चलो जब पेपर देके आए ना, तो उसके बाद ये रहे कि भाई मैं लड़ा था, है ना। उसके बाद रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेहनत की है साल भर, ठीक है, और मैं पेपर के दिन भी लड़ूंगा, ठीक है। अगर हम उस समय नहीं लड़ पाए तो वो हमें हमेशा मलाल रहेगा, लेकिन अगर उस समय लड़ लिए ना, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर मलाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से ये आखिरी मैसेज आप सभी लोगों को, और मैं सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, है ना, शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल फोड़ के आए पेपर को, और खुशी के साथ मुझे फोन करें, मैसेज करें, बताएं, ठीक है। और चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी को कहीं कोई भी डाउट रहता है पेपर के पहले तक, मुझे इमीडिएटली बताओ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने का, ठीक है। और मेरी तरफ से मेरा आधा काम समाप्त होने जा रहा है, और आपकी तरफ से भी आपका आधा काम समाप्त होने वाला है, अगर ये आपने पेपर बढ़िया करके निकल आते हो। और बस अल्टीमेटली टेंशन लेनी ही नहीं है ना। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, भगवान को याद करना, है ना, भगवान या आप जिस भी चीज को जिस भी मानते हैं, ठीक है, मान करके और अपन जाएं कि बस इतना भगवान हमें करना कि मेरा जो दिमाग है ना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, बस जो मैंने मेहनत की है ना, जो मुझे आता है ना, बस वो मैं ठीक तरीके से डिलीवर कर दूं, है ना। ऐसा ना हो कि मैं आती हुई चीजों को गलत करूं। बस इतना जानने से पहले एक बार हाथ जोड़ना है। ये भी नहीं है कि हम 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, नहीं, अरे 2 घंटे पूजा थोड़ी करेंगे यार, है ना। 2 मिनट, है ना, बस सिर्फ इतना कि भाई जो मुझे आता है वो मैं बढ़िया से कर दूं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सब नहीं कहना है कि सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ एक चीज, जितना मुझे आता है, जो मैंने मेहनत की है, वो डिलीवर हो जाए वहां, बस, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, है ना। और जैसी पेपर हो, जिन लोगों का पेपर 2 तारीख को होगा, उनसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप क्वेश्चंस जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग कि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड इमीडिएटली कर पाए। तो जिन लोगों का भी 2 तारीख को पेपर है, वो तुरंत मेरे को जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो एक बार व्हाट्सएप करने की कोशिश करना, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आएंगे यार, है ना। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।